आजकल जातियों पर राजनीति खूब गरमाई हुई है और इसके केंद्र में है SC/ST एक्ट, जबकि घेराव यूजीसी का हुआ है। यूजीसी के वो नियम जिनसे सवर्ण जाति को अपने ऊपर खतरा मंडराने लगा। लेकिन आज हम इस मुद्दे पर बात नहीं करेंगे। आज बात करेंगे सत्ता के सबसे ऊंचे शिखर की, यानी प्रधानमंत्री का पद। क्या भारत को कभी दलित प्रधानमंत्री मिला है? सीधा जवाब है नहीं। भारत को KR नारायणन और रामनाथ कोविंद जैसे दलित राष्ट्रपति मिले। दलित समाज से कई मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री भी बने, लेकिन प्रधानमंत्री की कुर्सी अब तक इस वर्ग से दूर रही है। पर राजनीति के इतिहास में एक किस्सा ऐसा भी है जब दलित समाज का एक शख्स 3 बार प्रधानमंत्री बनते बनते रह गया। एक ऐसा नेता जिसने संविधान सभा में भूमिका निभाई, जिसने इमरजेंसी के दौर में निर्णायक रोल किया, जिसने इंदिरा गांधी के खिलाफ विरोध का बिगुल बजाया, और वो नाम था बाबू जगजीवन राम। और समय था साल 1975, 1977 और 1979, जब 3 बार जगजीवन राम PM पद के दावेदार हुए, पर हाथ लगी केवल हताशा। बाबू जगजीवन राम स्वतंत्रता सेनानी हुए, रक्षा मंत्री हुए, कृषि मंत्री हुए और यहाँ तक कि उप प्रधानमंत्री भी। पर अफसोस कि वे प्रधानमंत्री पद तक नहीं पहुंच पाए। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं पहले किस्से की, जो साल 1975 से जुड़ा है। 12 जून 1975 को जब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने चुनावों में धांधली के चलते इंदिरा की संसद सदस्यता रद्द कर दी, तो इस फैसले के बाद अब इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर के पद पर नहीं रह सकती थी। और उस समय जगजीवन राम पुराने कांग्रेसी थे। इसी वजह से सभी को ये उम्मीद थी कि इंदिरा गांधी बाबू जगजीवन राम को प्रधानमंत्री का पद सौंप देंगी। लेकिन इंदिरा गांधी ने पद की लालसा में ऐसा नहीं किया और बंगाल के मुख्यमंत्री सिद्धार्थ शंकर रे और बेटे संजय की बात सुनकर 25 जून 1975 को देश में इमरजेंसी लागू कर दी। इसमें भी सबसे दिलचस्प बात यह है कि इंदिरा गांधी के इस इमरजेंसी वाले प्रस्ताव का समर्थन भी बाबू जगजीवन राम ने किया था, क्योंकि वो इस कैबिनेट का हिस्सा रहे जिसने 1975 में आपातकाल को मंजूरी दी थी। पर इसके बाद बाबू जगजीवन राम का मन कांग्रेस में लगा ही नहीं और उन्होंने 1977 में कांग्रेस पार्टी छोड़ दी। और इस तरह ये पहला मौका था जब बाबू जगजीवन राम प्रधानमंत्री नहीं बन पाए। अब दूसरा किस्सा है साल 1977 का। 5 फरवरी 1977 को बाबू जगजीवन राम 5 और कैबिनेट मंत्रियों के साथ कांग्रेस से अलग हो गए और अपनी एक अलग पार्टी बनाई, जिसका नाम था कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी। ये इंदिरा गांधी के लिए एक बड़ा झटका था, क्योंकि कई दिग्गज नेता पार्टी से अलग हुए थे, जबकि बाबू जगजीवन राम को पता था कि अभी राजनीति की हवा किस ओर है। जब विपक्षी पार्टियों की रामलीला मैदान में होने वाली विशाल जनसभा में बाबू जगजीवन राम ने जाना तय किया, तो इंदिरा ने उसे फ्लॉप करने के लिए दूरदर्शन पर बॉबी फिल्म दिखाई, ताकि लोग इस जनसभा तक न पहुंच सके। पर इंदिरा की यह तरकीब सफल न हुई और लोग भारी संख्या में पहुंचे। उन दिनों इस किस्से पर अखबारों में हेडलाइन छपी थी कि बाबू बीट्स बॉबी, यानी बाबू जगजीवन राम ने बॉबी फिल्म वाली तरकीब को मात दे दी। ये वही दौर था जब आजादी के बाद पहली बार देश में गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी और सरकार का हिस्सा थे जगजीवन राम। जगजीवन ने इस बात पर आपत्ति जताई कि जिस पार्टी के सबसे ज्यादा सांसद उत्तर भारत से आए हों, उनका नेतृत्व एक गुजराती कैसे कर सकता है। फिर इस पर जनसंघ भी चाहता था कि जगजीवन राम ही प्रधानमंत्री बने, लेकिन मोरारजी को गुजराती बताने वाली तरकीब ने काम नहीं किया और इस तरह 6ठी लोकसभा के नेता मोरारजी देसाई ही चुने गए। ऐसा कहा जाता है कि मोरारजी देसाई को प्रधानमंत्री का पद मिलते ही बाबू जगजीवन राम गुस्से से आग बबूला हो उठे थे और अपने घर पर चिल्लाते हुए सामान तक फेंकने लगे और उनकी पार्टी के समर्थक जनता पार्टी के झंडे तक कुचलने लगे। इस पर जनसंघ के कुछ नेता जगजीवन राम को शांत कराने भी पहुंचे। शांति भूषण और अटल बिहारी वाजपेयी भी उनके साथ थे। जब जगजीवन राम को ये माजरा समझ में आया तो वो उन पर जोर से चिल्लाए। ऐसा भी कहा जाता है कि वाजपेयी ने रोते हुए जगजीवन राम की गोद में सिर रखकर उनसे माफी मांगी थी, लेकिन जगजीवन राम इससे शांत नहीं हुए। दरअसल शांति भूषण ने अपनी किताब कोटिंग डेस्टिनी में इस किस्से का जिक्र किया है।
और लिखा है कि बाबू जगजीवन राम इसलिए प्रधानमंत्री नहीं बन सके क्योंकि वो इंदिरा गांधी की उस कैबिनेट का हिस्सा थे जिसने देश में आपातकाल को मंजूरी दी थी। देसाई के पीएम बनने पर जगजीवन राम इतना नाराज थे कि उन्होंने कैबिनेट में शामिल होने से साफ इनकार कर दिया और यहाँ तक कि वे शपथ ग्रहण समारोह में भी शामिल नहीं हुए। फिर जेपी उन्हें मनाने पहुंचे और मनाते मनाते रुआंसे तक हो गए और आखिरकार जगजीवन का दिल पसीज गया और उन्हें मोरारजी देसाई के कैबिनेट में रक्षा मंत्री का पद दिया गया और चौधरी चरण सिंह के साथ उप प्रधानमंत्री का पद भी मिला। तो इस तरह एक दलित नेता दूसरी बार भी प्रधानमंत्री नहीं बन पाए। अब बात करते हैं उस तीसरे किस्से की जो साल 1979 से जुड़ा है। एक और मौका था जब बाबू जगजीवन राम प्रधानमंत्री बन सकते थे। साल 1979 में चौधरी चरण सिंह की सरकार से इंदिरा गांधी ने समर्थन वापस खींच लिया और 3 दावेदारों में से 2 मोरारजी और चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री बन चुके थे और इस हिसाब से अब बारी जगजीवन राम की थी। चौधरी चरण सिंह ऐसे कि उन्होंने जगजीवन राम के समर्थन में पर्याप्त सांसदों की संख्या होने की जानकारी के बावजूद लोकसभा भंग करने की सिफारिश तत्कालीन राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी से कर दी और नीलम संजीव रेड्डी ऐसे कि उन्होंने चरण सिंह के इस्तीफे के बाद जगजीवन राम को सरकार बनाने का न्योता तक नहीं भेजा। इसकी वजह यह थी कि जनता दल एक गठबंधन वाली सरकार थी जिसमें खिटपिट होना लाजमी था और इन्हीं सब के चलते जनता सरकार एक असहज गठबंधन बनकर रह गई जिसका कोई भविष्य नहीं था। आखिर में चरण सिंह ने संसद भंग कर दी और जगजीवन राम के हाथ से ये आखिरी मौका भी जाता रहा। जनता पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर और जगजीवन राम राष्ट्रपति रेड्डी से मिलने पहुंचे। उन्हें तो ये अंदाजा भी नहीं था कि सरकार गिर जाएगी। जैसे ही जगजीवन राम राष्ट्रपति भवन से बाहर निकले उन्हें खबर मिली कि चरण सिंह ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। बाबूजी काफी दुखी हुए पर उन्हें ये आखिरी आस बंधी थी कि अब राष्ट्रपति उन्हें सरकार बनाने का न्योता देंगे, लेकिन ऐसा हो न सका और ये तस्वीर बाबू जगजीवन राम के उस दुख को बयां करती है। साथ ही ये अमजद इस्लाम असलम की लिखी शायरी भी कि वो तेरे नसीब की बारिशें किसी और छत पे बरस गईं, दिले बेखबर मेरी बात सुन, उसे भूल जा, उसे भूल जा। बाबू जगजीवन राम ने सरकार बनाने का न्योता न मिलने पर रेड्डी पर बदला लेने का आरोप लगाया क्योंकि 1 दशक पहले बाबू जगजीवन राम ने उनके राष्ट्रपति बनने का विरोध किया था। पर घुमा फिराकर बात यहीं पर आती है कि जो शख्स आपातकाल की मंजूरी वाले कैबिनेट का हिस्सा रहा हो वे आपातकाल के विरोध वाली सरकार में प्रधानमंत्री का पद कैसे हासिल कर सकता है। बस इसी बात ने चौधरी चरण सिंह जैसे पक्के उसूलों वाले नेता को ऐसा नहीं करने दिया और इस तरह ये प्रधानमंत्री बनने का आखिरी और तीसरा मौका भी बाबू जगजीवन राम के हाथों से चला गया। वहीं इंदिरा गांधी ने भी जगजीवन की इस बगावत को कभी माफ नहीं किया और जगजीवन राम के राजनीतिक करियर पर फुल स्टॉप लगाने का काम उनकी छोटी बहू मेनका गांधी ने किया था क्योंकि मेनका गांधी ने अपनी मैगजीन सूर्या पत्रिका में कुछ ऐसी तस्वीरें छापी जिनमें जगजीवन के बेटे सुरेश राम और एक महिला बगैर वस्त्र के नजर आ रहे थे। ये घटना जगजीवन राम के राजनीतिक करियर को ले डूबी थी। इसी वजह से बाबू जगजीवन राम प्रधानमंत्री बन ही नहीं पाए। तो ये था आज का राजनीतिक किस्सा। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मैं हूँ आपके साथ श्वेता चौहान और आप देख रहे थे पॉलिटिकल पंचायत।